नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि यमन की जानिब से जंगी मशक़ें की गई हैं। पहली बार उसकी वीडियो शेयर की गई है और जिसमें नए जो हथियार हैं उनका मुजाहरा किया गया। कुछ दिन पहले रशिया की जानिब से कहा गया था कि हम लॉन्ग रेंज और डेडलीस्ट वेपन जो है वो यमन को देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर MBS की जानिब से रजिस्ट किया गया और ख़बर यह आई कि पसे पर्दा MBS ये चाह रहे हैं कि यमन को यह हथियार ना पहुँचे, लेकिन यमन की जानिब से जंगी मशक़ें हुई हैं, उसकी भी बात करेंगे। और गज़ा से नाज़रीन बड़ी तफसीलात आ रही हैं, ख़ास करके शुजाया में मेगा ऑपरेशन हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों की हलाकतों की रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो नई बरतानवी हुकूमत आई है उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में क्या बात की है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और ईरानी सदर के ऊपर दुनिया में क्या डिस्कशंस हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि यमन जो कि इस जंग में जिसके बारे में किसी की कोई कैलकुलेशन नहीं थी, क्योंकि यमन किसी बड़ी पावर के तौर पर नहीं देखा जाता था, लेकिन फिर जब ये फ़लस्तीन का तनाज़ा, फ़लस्तीन की ये जंग, फैसला कुन जंग शुरू हुई तो अचानक यमन उभर कर सामने आया। और फिर यमन आज सिर्फ 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर मिडल ईस्ट की सबसे एक ग्रेट पावर जो है वो बन चुकी है। तो यमन हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी, नए सरप्राइजेस और नए अटैक्स और नई रेंज के साथ जो है वो सामने आ रहा है। आज जो जंगी मशक़ें हुई हैं और जो उसका नाम दिया गया है वो ज़रा देखिए। यमन ये बता रहा है, यूनिट्स ऑफ द 4th मिलिट्री रीजन forces carried out a complex military maneuver entitled the Destruction Flood Maneuver। ये एक अलग सा फ्लड है और दूसरा जो आज मशक़ें की गई हैं उसका नाम रखा गया है द डिस्ट्रक्शन फ्लड। और इससे पहले जो यमन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया उसका नाम ही उन्होंने फ़लस्तीन रख दिया। तो ये भी एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए, जहां बहुत सारी अरब्स की बड़ी बड़ी ताकतें अभी तक सिर्फ बयानात देने तक महदूद हैं। उसमें हिजबुल्ला और यमन और इराक और शाम की जो तंजीमें हैं, जो वहाँ के ग्रुप्स हैं, वो उठ खड़े हो रहे हैं और पूरी तरह से इसराइल के ऊपर गालिब आ चुके हैं। दूसरी तरफ ड्यूरिंग द मैनूवर द हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अटैकिंग यमनी फोर्सेस, इस जो हुआ है जंगी मशक़ें उसके दरमियान हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, जो तमाम फोर्सेस आपस में लड़ रही होंगी। देयर डाइवर्स कम्बैट टैक्टिक्स एंड देयर लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्बैट परफॉर्मेंसेस वर रिव्यूड। जैसे एक बड़ी जंग से पहले आप तमाम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं और उनका मुजाहरा करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही जंग मशक़ें थी। द मैनूवर सिमुलेटेड एन अटैक ऑन वर्चुअल इसराइली एंड ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कैंप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है कि इसमें वर्चुअली ये मशक़ें की गई कि बरतानिया और इसराइली जो कैंप्स हैं उनके ऊपर किस तरह से अटैक्स करना है। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि इसराइल के ऊपर बराह रास्त और बरतानिया के ऊपर किस तरह से अटैक करना है। इसकी जंगी मशक़ें जो हैं वो आज की गई हैं और इसका पूरी तरह से ट्रेनिंग वहाँ पर यमनी फोर्सेस को दी गई। आप देखें यमन की जो फोर्सेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है वो जारी है, यानी आम लोगों को भी भर्ती किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है और उनको रिजर्व फौज के अंदर शामिल किया जा रहा है। इस वक्त मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ी फोर्स है वो यमन के पास आ गई है, यानी इराक, शाम, लेबनान, किसी के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है जितनी यमन के पास है, जिनके पास 20 लाख रिजर्व जंगजू आ गए हैं। और वो ऐसे ही हैं कि आम लोगों को ट्रेनिंग बेसिक दिलवा के उनको रिजर्व फौज के अंदर जो है वो भर्ती कर लिया गया। आप इन जो जंगी मशक़ें हुई हैं इनकी ज़रा टाइमिंग देखिए कि कल हिजबुल्लाह की जानिब से जंगी मशक़ें हुई जिसमें पहली बार वीडियो जारी की गई, जो उनका अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है और जो आर्टिलरी की जो उनके अटैक्स हैं उनकी पहली बार वीडियो शेयर की गई। ये कल हिजबुल्लाह की हुई और आज पहली बार ऐसी ही जो ड्रिल्स हैं वो आज यमन ने की हैं। तो जैसे एक बड़ी जंग अब आपके सामने है कि वो होने जा रही है, तो उससे पहले तमाम ये जो फ़लस्तीन की इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो अपनी पावर का मुजाहरा भी कर रही हैं और उसको दिन ब दिन जो है वो रिव्यू करती चली जा रही हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो हासिल करती चली जा रही हैं। तो ये यमन के हवाले से खबरें थी और यमन की जो फतह है वो सारी दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर वेस्टर्न मीडिया आप उठाकर देखें
तो बड़ा ओपनली वो इसके ऊपर लिख रहे हैं। अमेरिकी जनरल, इवन अमेरिकी नेवल कमांडर्स इसके ऊपर ओपनली एडमिट कर चुके हैं। टेलीग्राफ जैसे इदारे, गार्डियन जैसे इदारे, वॉल स्ट्रीट जैसे इदारे, वो ओपनली अपनी रिपोर्ट शाया कर रहे हैं कि यमन को हराने में अमेरिका, बरतानिया और यूरोप जो है वो नाकाम हो चुके हैं। तो यमन एक बड़ी पावर के तौर पर यहां पर एस्टैब्लिश हो चुका है और इसका सारा जो आउटफॉल है वो किसके ऊपर आ रहा है? इसराइल के ऊपर। यानी अगर आप देखें कि अगर अमेरिका, बरतानिया यहां पर कामयाब हो जाता, अगर वो यमन के ऊपर बेसिस कायम कर लेता, यहां पर रास्ता क्लियर करवा लेता, तो उसका अल्टीमेट फायदा इजराइल को होना था और इजराइल ज्यादा गालिब आ जाना था। आज उनकी इलात की जो बंदरगाह है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, वो दिवालिया हो गई है, जो एशिया की सबसे एक मजबूत तरीन और सबसे एक रिचेस्ट बंदरगाह समझी जाती थी। तो उसका सारा किरदार जो है वो यमन ने अदा किया। तो अगर यमन यहां पर फेल होता तो उसका फायदा इसको होना था, इसराइल ही को होना था। तो आज अगर अमेरिका, बरतानिया या यूरोप बैकफुट के ऊपर गए हैं तो उसमें बहुत बड़ा किरदार यमन का भी है कि जब उन्होंने देख लिया कि आज यहां पर बड़ी पावर्स इमर्ज कर गई हैं तो इनसे टकराने का फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब ज़रा गज़ा की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं और गज़ा में खासकर जो शुजाया में नाज़रीन इस वक्त बैटल लड़ी जा रही है, शुजाया में और रफ़ा में। रफ़ा में तो चलें यह है ना कि पहली बार इसराइली फ़ौज वहाँ पर दाखिल हुई है, लेकिन शुजाया तो वो इलाका है जिसमें दूसरी से तीसरी मरतबा इसराइली फ़ौज गई है, जहाँ पर बेतहाशा बम गिराए गए, जहाँ पर हज़ारों की इसराइली फ़ौज पहले कई महीने वहाँ पर रही लेकिन हमास को ख़त्म नहीं कर सकी और अब एक बार फिर वो दाखिल हुए हैं। लेकिन बहुत भारी नुकसान जब इसराइल को उठाना पड़ रहा है। वहां पर हर घंटे में वहां पर समझ के ताबूत निकल रहे हैं। और कल की सिर्फ खबर आप देखें कि कल एक ही जगह पर 10 इनके फौजी मारे गए, फिर एक बिल्डिंग में दर्जनों के हिसाब से इसराइली फौजी मारे गए और जख्मी हुए, फिर एक टनल में इसी तरह फौजियों की हलाकतें हुई। और अभी देखिए जो अभी खबर आई है शुजाया से, जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें 7 इसराइली फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। इसके ऊपर जरा रिपोर्ट देखिए। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, अल कुदस ब्रिगेड्स क्लेम्स किलिंग इजरायली सोल्जर्स इन शुजाया। Hamas armed wing says its fighters ambushed and clashed with Israeli troops in eastern Gaza City neighborhood, where fierce fighting has been continuing for several days. In a statement on Telegram, the group added that 7 Israeli soldiers were killed. इसके अलावा अल मैदीन भी इसको कंफर्म कर रहा है, वी किल्ड एंड वुंडेड मेंबर्स ऑफ द इसराइली फोर्स ऑफ 7 मेंबर्स व्हाइल सरप्राइजिंग देम एंड क्लैशिंग विद देम विद अप्रोप्रिएट वेपन्स ऑफ अल खलाफा स्ट्रीट इन द अल शुजाया नेबरहुड। तो दोनों जो बड़े चैनल्स हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एक जगह पर एक ही स्ट्रीट में ऑपरेशन करते हुए इनके 7 फौजियों को मार दिया गया है। तो जो कल की इनकी हलाकतें हुई हैं वो कल वाले ताबूत नाज़रीन अभी तक इसराइल में पहुंचे नहीं हैं, उनकी अभी तक कोई रसूमात अदा नहीं हुई हैं और ये जो नए ताबूत हैं अब यहाँ से उठ रहे हैं। तो बात सिर्फ नाज़रीन ये समझिए कि ये जो घमंडी इसराइल है इसका एक भी फौजी जब मरता है उसको अपना एक फौजी मरना भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम मालिक हैं, हम ना सिर्फ इस जगह के बल्कि इस पूरे मिडिल ईस्ट के मालिक हम हैं, तो ये तो सारे हमारे गुलाम हैं। तो उनके हाथों वो अपना एक फौजी मरना भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो दर्जनों और सैकड़ों और हज़ारों में अब बात जा चुकी है। और आपको नाज़रीन क्या लगता है कि ये जो इसराइल में मुजाहरे हो रहे हैं, ये जो रोज़ इसराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट, इसराइल के फॉर्मर हाई ऑफिशियल्स, इसराइल के मौजूदा लीडर्स, इसराइल के सियासतदान, इसराइल का हर तबका, इसराइल के दानिश्वर अब वो उठकर ये कह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको फ़लस्तीन से हमदर्दी है? फ़लस्तीन से उनको बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी तबाही है और एक ऐसी तबाही जो आज तक उन्होंने नहीं देखी। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि हर दूसरे घर से इसराइल में ताबूत निकल रहे हैं, हर दूसरे घर से। जी हाँ, ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, हर दूसरे घर से। आप एक फैक्टर को ज़रा देखिए जो हमारा मीडिया जिसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इस फैक्टर को आप ज़रा गौर करेंगे तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि हर घर से ताबूत निकल रहे हैं या हर घर इस वक्त इस जंग की जद में आ चुका है जो कि इसराइल में कभी नहीं हुआ। वो आप देखें कि इस वक्त इसराइल के अंदर लाखों लोग निकले हुए मुजाहरे कर रहे हैं, तेल अवीव में, हाइफा में, बाकी शहरों लाखों लोग निकले हुए हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे बताइए कि जो प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं, यानी जो प्रिजनर्स इस वक्त मज़ामती तहरीक के पास, उनकी जो फैमिलीज हैं 100-150 फैमिली होगी इस वक्त, तो टोटल 120 प्रिजनर्स है ना, तो उनकी 120 फैमिलीज बनती हैं। चले उनका एहतजाज करना तो उसकी बात तो समझ आती है कि वो कह रहे हैं कि भाई जंग बढ़ेगी तो हमारे जो है ना प्रिजनर्स वापस नहीं आ सकेंगे, उनकी बात तो समझ आती है। चलें वो 120 फैमिलीज निकलें एहतजाज करें,
जिस हद तक भी करें, लेकिन लाखों लोग क्यों निकले हुए हैं? लाखों लोगों के निकलने की क्या तुक है? ये तो वही इजरायली हैं जो नाजायज तौर पर काबिज हैं, ये तो वही इजरायली हैं जो ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, ये तो वही इजरायली हैं जो गजा को भी नहीं मानते, ना वेस्ट बैंक को मानते हैं, ना किसी फलस्तीनी रियासत के ये कायल हैं, ये फलस्तीनी रियासत भी नहीं बनवाना चाहते। और जब गजा पर इससे पहले बमबारी होती थी तो ये ऊंची जगह पर बैठ कर उसको एंजॉय किया करते थे जैसे कोई फिल्म वहां पर चल रही है। तो फिर आज ये लाखों लोग क्यों निकले हुए हैं? इनको क्या वजह, क्या हमदर्दी हो गई है क्या? देखें उनके मुशायरे आप सुने, उसमें वो कहीं नहीं बात कर रहे कि यहां पर फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए। तो फिर वो क्यों? उसकी वजह यह है कि हर इसराइल की फैमिली अब इसकी जद में आ चुकी है, क्योंकि हजारों इसराइली फौजी जख्मी हो चुके हैं, हजारों इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं, लाखों इसराइली सर्विस छोड़ चुके हैं, कुछ मुल्क के अंदर ही हैं, बहुत सारे बैरून मुल्क दौड़ गए हैं। तो अगर हम कलेक्टिवली देखें तो 80 लाख लोगों का ये मुल्क है, तो उसमें से तो हर फैमिली अब इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वहां पर हर सेटलर की लॉ के मुताबिक उसने फौज में आना है और अपनी खदमात देनी है। तो जंग जो बढ़ेगी, जो अभी तक फौज में नहीं आए उनको भी वहां पर जो है वो सर्विसेज देना पड़ेंगी। जिस फैमिली का अभी तक कोई फर्द जो है वो मुतासर नहीं हुआ, यानी मारा नहीं गया, जख्मी नहीं हुआ, तो उसको ये खदशा है कि आगे मजीद बढ़ेंगे तो हमारा भी मारा जाएगा, यानी उनको फतह कहीं पर नजर नहीं आ रही है। इसलिए हर दूसरे घर में इस वक्त यही रोना धोना है कि अगर जंग बढ़ी तो हमारी मुकम्मल तबाही होगी। तो इसलिए आज वो लाखों की तादाद में निकलकर खुद जंग बंदी की बात कर रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इसराइल ये जंग हार चुका है। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी और घमंड के अंदर जो उनकी टॉप लीडरशिप है, 5-7 लोग हैं, वो जनाब जंग को जारी रखे हुए हैं। और जंग भी नहीं, इसको जेनोसाइड हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जंग दो बराबर के फरीकों के दरमियान होती है, और ये सिर्फ 79 लोगों के ऊपर बम गिरा रहे हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो ये जंग हार चुके हैं। इसलिए ना सिर्फ वो अंजाम भुगतेंगे बल्कि पूरा जो इसराइल है अब उसका यही है कि उसको ये पूरा जो है ना फ़लस्तीन खाली करना पड़ेगा, ये कब्जा छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वो अब मुज़ाकरात के जरिए जाते हैं तो भी फ़लस्तीनी रियासत है, अगर वो जंग करने जाते हैं तो भी रिपोर्ट्स आपके सामने है कि जंग में उनका क्या हशर होगा। अब ज़रा बाकी सूरत हाल, जो बाकी हमले हुए हैं शुजाया में, रफ़ा में, उनकी तफसीलात देखिए। अल जज़ीरा फिर से रिपोर्ट कर रहा है, कस्साम ब्रिगेड्स क्लेम्स killing Israeli soldiers in Gaza city's Shujaya. The armed wing of Hamas says its fighters detonated an anti-personnel bomb targeted Israeli forces in the eastern Gaza city. एक anti-personnel bomb के साथ इसराइली फौजियों को मारा गया है। वो जो 7 मारे गए हैं वो अलग हैं, ये शुजाया के एक दूसरे इलाके में ऑपरेशन हुआ है एक एंटी पर्सनल बॉम्ब के साथ, और उनको मार दिया गया है। द ग्रुप सेड ऑन टेलीग्राम दैट द अटैक लेफ्ट ट्रूप्स डेड एंड वुंडेड। इस हमले के नतीजे में अल जज़ीरा कंफर्म कर रहा है कि उनके फौजी मारे गए और जख्मी हुए। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन और क्या हुआ है कि गजा से बाहर भी रॉकेट्स फायर किए गए हैं, उनकी बेसेस, उनकी मुख्तलिफ लॉजिस्टिकल साइट्स के ऊपर, वस्ती गजा के अंदर उनकी सप्लाई लाइन के ऊपर जो हमले हुए हैं, अल जज़ीरा उसकी रिपोर्ट भी शेयर कर रहा है। अल कुदस ब्रिगेड्स क्लेम्स अटैक ऑन आर्मी साइट्स इन सदर्न इजराइल। द आर्म्ड विंग ऑफ द इस्लामिक जहाद ग्रुप सेज इट्स फाइटर्स टारगेटेड एन इसराइली मिलिट्री साइट अराउंड द सुफा ज्यूइश सेटलमेंट विद अ बैराज ऑफ हैवी मोर्टार शेल्स। अब जैसा कि मैं आपको बता चुके हैं कि नई तंजीमें भी अब हमास के साथ लड़ रही हैं, उस बड़े स्केल के ऊपर नहीं, क्योंकि हमास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज, सबसे ज़्यादा ट्रेंड और सबसे ज़्यादा फाइटर्स इनके पास हैं, सबसे ज़्यादा असलहा उनके पास है, तो उस तरह तो नहीं। लेकिन इन सपोर्टिंग हैंड बाकी तंजीमें, खासकर जो दूसरे नंबर पर इस वक्त तंजीम लड़ रही है वो इस्लामिक जिहाद है, तो उन्होंने ये एक बड़ा ऑपरेशन किया है। द ग्रुप एडेड इन अनदर स्टेटमेंट ऑन टेलीग्राम दैट इट ऑल्सो शेल्ड इजरायली व्हीकल्स ऑन द सप्लाई लाइन इन द शो कॉल्ड नेतजरीम कॉरिडोर इन द वेस्ट ऑफ द गाजा सिटी। जो वस्ती गाजा का इलाका, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर जो इसराइली व्हीकल जा रही थी बतौर सप्लाई लाइन, यानी कि असलहा वगैरह या खुराक वगैरह लेकर जा रही थी, जो भी था सप्लाई लाइन में जो भी आता है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। फिर वो बता रहा है द नेतजरीम कॉरिडोर नेम्ड आफ्टर अ ज्यूइश सेटलमेंट इन गाजा दैट वाज डिसमेंटल्ड इन 2005। ये 2005 की जो जब इनका यहाँ से कब्जा ख़त्म हुआ था, तो इस इलाके को इन्होंने, यहाँ पर एक ज्यूइश सेटलमेंट थी, उसके नाम के ऊपर इस कॉरिडोर को, जो कि शुमाली और जनूबी गजा को डिवाइड करता है, उसको नेतजरीम का इन्होंने नाम दिया हुआ है। was set up during the war by Israeli army to separate northern Gaza from the south। ठीक है जी, ये यहाँ पर अल जज़ीरा रिपोर्ट। इसके अलावा सिदरोत में और सिदरोत के साथ जो बाकी सेटलमेंट्स हैं
ان کے اوپر اٹیک ہوا. المدین رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان دا سدروس سیٹلمنٹس اینڈ اٹس سراؤنڈنگز ان دا غازہ اسٹرپ. اور آخری جو حملہ ہوا ہے اس میں ایک مرکبہ ٹینک کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. مکمل طور پر ڈسٹرائے کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی ٹینک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ڈسٹرائے ہو جائے, وہ ناکارہ ہو جاتا ہے, وہ قابل استعمال نہیں رہتا, لیکن اس کو دوبارہ ریپیئر کہیں نہ کہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جب کمپلیٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے تو اور وہ جو ریکور ہوتا ہے وہ فوری نہیں کہ آپ اس کو ریپیئر فوری کر لیں, ایسا نہیں ہے. مطلب اس کو وہ پیچھے ورک شاپ میں لے کر جائیں گے, وہ ٹائم لگے گا, وہ ساری چیزیں جنگ کے لیے وہ فل فور وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. لیکن کمپلیٹ ڈسٹرائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا. وی کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ این اسرائیلی مرکبہ 4 ٹینک ود اے شہواز 3 ڈیوائس اینڈ اٹ کاٹ فائر آن بغداد اسٹریٹ ان دا شجاع نیبرہڈ. ہم نے ایسا اس کو تباہ کیا کہ اس کو آگ لگ گئی اور مکمل طور پر جل کے راکھ ہو گیا. یہ اس وقت جناب خبریں آ رہی ہیں غزہ سے, اور اسرائیل کا فارمر ملٹری کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے نیتن یاہو لیڈ اس ٹو ڈیفیٹ. نیتن یاہو نے ہمیں شکست کی طرف لے آیا ہے, ہم شکست کے دروازے کے پر پہنچ چکے ہیں, فتح کے نہیں شکست کے, ان کا فارمر ملٹری سپوکس پرسن کہہ رہا ہے. اور ذرا ایک اسرائیلی میڈیا کا ایک رپورٹ دیکھیے, حماس اسٹل کنٹرولز ایریاز فرام دیر البالا ٹو خان یونس. ابھی آج کل انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہم خان یونس میں دوبارہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور خان یونس میں کئی مہینوں انہوں نے آپریشن کیا, پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے حماس کا صفایا کر دیا. اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ کوئی یہاں پہ صفایا نہیں ہوا تھا, اور دیر البالا سے لے کر خان یونس تک, یعنی یہ وسطی سمجھ لیں وسطی غزہ سے لے کر آگے رفح تک تمام جو ایریا ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ حماس کرتا ہے. تو ان کے اپنے جو ان کے کلیمز تھے, کلیمز آف وکٹری, وہ سارے ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ فاش کر رہا ہے. یہ غزہ کی خبریں تھی. حزب اللہ کے حوالے سے ایک خبر ناظرین یہ ہے کہ ڈرونز ان کے اندر آئے ہیں, اور اس طرح سے اندر آئے ہیں کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر وہ گرے ہیں, اور ایگریکلچر جو بہت بڑے ایریا کے اوپر وہ جو مطلب ان کی ساری ایگریکلچر تھی اس میں آگ لگ گئی ہے. یعنی صرف 2-4 ڈرونز نے اتنا کام دکھایا ہے کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے. بہت بڑے ایریا کے اوپر یہ جو ان کی ساری ایگریکلچر تھا وہ سارا تباہ ہو گیا. ڈرونز کریش سپارکس فائر آن ایگریکلچر لینڈ ان ناردرن اسرائیل. ڈرونز فرام سدرن لیبنان فیل ان ناردرن اسرائیل causing fire to break out. Israeli media reports the fire break out in an agriculture area called Beit Hillel. یہاں پر کچھ گھنٹے پہلے ایک ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن اب یہ ڈرونز اس طرح سے آئے ہیں, یہ زیادہ نہیں, یہ 2-4 ہی ہیں, آ کر وہ وہاں پر کریش کیے ہیں, وہاں پر جا کر ٹکرائے ہیں کہ وہ پورا ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کے اوپر آگ لگ گئی ہے. تو یہ بہت بھاری نقصان ہے اسرائیل کا جو مختلف طرز سے ہو رہا ہے. کہیں پر ملیٹریلی ان کے جو تمام انسٹالمنٹس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, جانی نقصان ہو رہا ہے اور اکنامک نقصان ہو رہا ہے, ہر طرح کا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچایا جا رہا ہے, اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ایک خبر میں ذرا برطانیہ کے جو نئے وزیر خارجہ آئے ہیں, سیکرٹری آف دا اسٹیٹ, ان کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر کچھ انالیسز جو اسرائیلی کمانڈرز نے کیا وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں. نیو UK فارن سیکرٹری لیمی بیکس امیجیٹ سیز فائر ان غازہ. اب دیکھیں, یہ تو وہی بیانات ہیں جو آلریڈی جو پچھلی ان کی گورنمنٹ تھی رشی سوناک کی, وہ یہ سارے کہہ رہے تھے سیز فائر کو سپورٹ کرتے ہیں فلانا ڈھمکانا, وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے. لیکن فرق کیا ہے اس نئی گورنمنٹ کا؟ یہ نئی گورنمنٹ جو ہے یہ فلسطین کے حق میں ووٹ لے کر آئی ہے. اس کی کیمپین فلسطین کے حق میں تھی. اس نے کہا ہم اسرائیل کا اسلحہ بند کریں گے, اس نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں گے. ابھی 1 دن ہوا ہے ان کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے, ٹھیک ہے, ابھی ایک دن ہوا ہے, اور آتے ساتھ ہی وہ غزہ کی بات کر رہے ہیں. اس سے انڈیکیشن کیا ہے؟ اس سے انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر انہیں آتے ساتھ ہی غزہ کے اوپر بات کرنا پڑ گئی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ووٹر جن سے ہم فلسطین کے لیے ووٹ مانگ کر الیکٹ ہوئے ہیں, یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے. رشی سونک کا اور اس کی گورنمنٹ کا یہ جو حشر ہوا اس میں ڈومیسٹک فیکٹر ضرور تھے, لیکن اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ غزہ کا تھا. آپ نے دیکھا جو برطانیہ کے تمام بڑے شہر ہیں وہاں پر لاکھوں لوگ نکلے. یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو امریکی یونیورسٹیز میں ہوا اس کو بھی لوگ بھولے نہیں ہیں. جب امریکہ کا الیکشن ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا. برطانیہ کی یونیورسٹیز میں جو ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے, ان کے ساتھ جو وائلنس کیا گیا, لوگ وہاں کے بھولے نہیں ہیں. تو نئی گورنمنٹ کا آتے ساتھ ہی فلسطین کے تنازع پر بات کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ سارے پورا برطانیہ پرو اسرائیل ہے. وہاں پر اسرائیل کی ساری لابی, ابھی جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ خود ایک جویش ہیں,
ٹھیک ہے، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرق سمجھیے کہ اس بار کی گورنمنٹ فلسطین کی حمایت کا ووٹ لے کر آئی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اپنی ان کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا، اور جو وہ کہہ کے آئے ہیں کہ ہم اسلحہ بند کریں گے، فلسطین کو ریکگنائز کریں گے، ان کو سارا نہیں تو 50% تو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے، اگر نہیں لیں گے تو پھر برطانیہ میں اور ایک اندر سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ اور ہوں گے، تو یہ چیز ہے۔ آخر میں ناظرین، میں فارمر ہیڈ آف دا اسرائیلی آرمی آپریشنز، ان کا انالیسز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیل کی فتح اور شکست کے حوالے سے۔ دیکھیں مطلب اسرائیل کے اندر جو میں نے پیچھے پوری آپ کے سامنے تمہید باندھی کہ ان کے ملٹری ایکسپرٹ لیڈرز کیوں چیخ رہے ہیں، آج ذرا انہی کی باتیں مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فارمر ہیڈ آف دا اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈویژن: گورنمنٹ ممبر مسٹ ریٹرن ہوم بیکاز آف دیئر فیلئر آن اکتوبر 7۔ اس پوری گورنمنٹ کو گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ یہ فیل ہوئے ہیں۔ حلیوی از دا فرسٹ ٹو بیئر ریسپانسبلٹی اینڈ مسٹ لیو، یہ سب سے پہلے تو آرمی چیف کو گھر بھیجا جانا چاہیے۔ پھر انکریزنگ ملٹری ایکشن ان دا نارتھ از اے رانگ ٹیکٹک انلیس وی وانٹ ٹو فائٹ اے وار۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نارتھ کے اندر آپ کرنے جا رہی ہیں، حزب اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت غلط ہوگا، اسرائیل کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوگا۔ فائٹنگ اے وار ان لیبنان ول لیڈ ٹو اے کنفرنٹیشن ود ایران، یہی وہ باتیں ہیں جو ہم بار بار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا فارمر ایک ہائی آفیشل ملٹری کا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر لیبنان میں ہم گئے تو یہ سوچ کر جائیں کہ ایران کی براہ راست آپ کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے، صرف لیبنان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، وہ غزہ میں گئے کہ غزہ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو جب لیبنان میں جائیں گے تو سوچئے کون کون لیبنان میں پہنچے گا۔ ابھی تو طالبان کے فائٹر جو ہیں وہ شام میں پہنچ گئے، اس کو چیز کو دیکھیں نا، وہ غزہ میں گئے کہ ان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا، تو کون کون آیا آپ دیکھیں۔ تو لیبنان میں جب جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، نیتن یاہو فارمڈ اے گورنمنٹ دیٹ ڈز ناٹ الاؤ اور میکنگ آبجیکٹو ڈیسیژن ریگارڈنگ دا غزہ۔ نیتن یاہو کی گورنمنٹ یہ ہے کہ جو کوئی بھی لاجکس کے اوپر فیصلے نہیں کرتی لیکن انتہا پسندی کے اوپر کرتی ہے، اور اس لیے پورا اسرائیل جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ This is the worst time to open multiple fronts and I advise against getting involved in Rafah because staying means occupying the strip۔ ہمیں اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ ہمیں ملٹیپل فرنٹس نہیں کھولنی چاہیے بلکہ اس جنگ کو روک دینا چاہیے۔ تو یہ ان کے ہائی آفیشل، اور یہ سارے کون سے ہائی آفیشلز ہیں جو اپنے دور اقتدار میں ظلم کرتے رہیں، جو گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، جو ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، جو اسرائیل کی سرحدیں دجلہ و فرات تک چاہتے ہیں، لیکن آج ان کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ آج حالات مختلف ہیں، جب یہ اسرائیل ناجائز طور پر قائم ہوا تھا تب حالات مختلف تھے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔